नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी की इस सीरीज की क्लास थर्ड में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पृथ्वी और जो अन्य ग्रह है उसके साथ साथ जो ब्रह्मांड है, चंद्रमा है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का स्तन मंडल कैसे बना, पृथ्वी पर जैव मंडल यानी कि जीवन का विकास कैसे हुआ। अब जब अपन ने पृथ्वी की जो स्थिति है, विकास की स्थिति, उसको समझ लिया, यानी कि एक आग के गोले से लेकर के जीवन के विकास तक की पूरी अपन ने समरी जान ली है ना। किस तरीके से वो गैसेस वहां से रिलीज हुई, किस तरीके से वायुमंडल का विकास हुआ, किस तरीके से जलमंडल का विकास हुआ, और फिर अंततः ये तीनों मिलकर के कैसे जैव मंडल को विकसित किए। आज हम अपनी इस क्लास में देखेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, यानी पृथ्वी बाहर से तो अपने को बहुत खूबसूरत दिखती है ना, हरी भरी जंगल, पहाड़, पेड़, झरने, सब कुछ है, लेकिन पृथ्वी के अंदर की स्थिति कैसी है, पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है, आंतरिक संरचना कैसी है, आज हम अपनी इस क्लास में वो चीजें देखने वाले हैं। तो जैसा आपको दिख ही रहा है टाइटल कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये उसका एक होलोग्राफिक सीन है कि हाँ कैसे अंदर से दिखती है ना। कुछ स्टेजेस दिखाई दे रहे हैं, क्रस्ट है, एस्थेनोस्फेयर है, मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है। तो ये सारी चीजें अपन अभी डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने को जो जानकारी मिलती है वो कहां से प्राप्त हुई। तो उसके दो सोर्सेस हैं। कौन कौन से? कुछ चीजें तो होगी जो अपने सामने है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। कुछ चीजें जो अपन अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो वो दो चीजों से जान जाते हैं कि हाँ प्रत्यक्ष रूप से कैसी होगी और अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सी जानकारी है। प्रत्यक्ष जानकारी कौन सी है कि भाई अपन ने ओशन में, महासागरों में बहुत गहरी ड्रिलिंग करवा दी, यानी जो आर्कटिक जो अंटार्कटिक महासागर है उसमें 12 किलोमीटर के आसपास का कोला जगह है, वहां पर ड्रिलिंग कर रखी है। तो कुछ चीजें वहां से जानने को मिल जाएगी कि हाँ जैसे जैसे अपन पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जा रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ रहे हैं, यानी कि पृथ्वी सब जगह से एक समान तो नहीं है। ये चीजें अपने को जानने को मिल जाएगी जब अपन प्रत्यक्ष रूप से किसी क्षेत्र की ड्रिलिंग करेंगे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज इसमें यह कि हाँ पृथ्वी के अंदर से आपको पता है ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, है ना। ज्वालामुखी उद्गार अगर हॉटस्पॉट एरिया से आते हैं तो वो फिर मेंटल के एरिया से आएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें अपन उसको स्टडी करके जान पाएंगे कि जो पृथ्वी के अंदर का मटेरियल है वो कैसा है, वो पदार्थ कैसा है, और उसको स्टडी करके अपन मतलब एक तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आखिर अंदर है क्या। ये तो होगी प्रत्यक्ष चीजें। अब अगर कुछ अप्रत्यक्ष चीजें हम जानेंगे कि हाँ कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अपन स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि हाँ इनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है। एक तो है भूकंप। अब आप पूछेंगे कि भूकंप से कैसे पता चलेगा कि अंदर पृथ्वी कैसी है, तो अब अपन डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। भूकंप आपको पता है कि जब जो भ्रंश होती है, भ्रंश यानी कि जो फॉल्ट होते हैं पृथ्वी के भागों में, तो उन फॉल्ट से जो एनर्जी है, जो ज्वालामुखी वाली एनर्जी है ना, जो संवहन धाराएं, जो करंट्स अंदर बह रही है, वो ऊर्जा पूरी इन फॉल्ट्स के माध्यम से, इन भ्रंश के माध्यम से निकलती है। तो उन ऊर्जा के निकलने के कारण ही वो भूकंप पैदा होते हैं, और उससे अपन इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे वो अपन आगे देखेंगे। और क्या है? उल्का पिंड। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये उल्का पिंड भी उसी टाइम बने थे जब पृथ्वी बनी थी। तो इनकी स्टडी के माध्यम से अपन ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो मैटर है, जो मटेरियल जिससे बनी हुई है पृथ्वी, कैसे बनी, क्या बनी, है ना। तो ये सारी चीजें अपन जान पाते हैं। इन दोनों को आप एक बार देख सकते हैं ना, नोट्स भी बना सकते हैं कि प्रत्येक सोर्सेस क्या है और अप्रत्यक्ष सोर्सेस क्या है, ठीक है। इनको अपन रफ कर लेते हैं, आप रोक करके इनको नोट्स के रूप में उतार देना। अब अपन जानेंगे कि हाँ भूकंप कैसे अपन अपने को बताता है कि इंटर स्ट्रक्चर कैसा है। अब भूकंप के बारे में नॉर्मली थोड़ा जानते हैं कि हाँ अपने जो फॉल्ट्स है पृथ्वी के, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी रिलीज जब होती है तो पृथ्वी में कंपन पैदा होता है, और वही कंपन भूकंप है।
आपको पता है भूकंप के तीन तरंगे होती है ना? दो टाइप की होती है, एक तो धरातलीय तरंगे और एक आंतरिक तरंगे। आंतरिक तरंगों में दो तरंगे हैं, पी वेव्स, पी तरंगे, एस तरंगे। प्राइमरी यानी कि जो जैसे पृथ्वी है, अब ये यहां से ये फोकस है, मान लो यहां से भूकंप की उत्पत्ति होगी, ठीक है? जहां पर सबसे पहले ये हिट करेगा इस एरिया पे, ये हो गया एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। अब ये जब हिट करेगा तो ये वेव्स जो पहले बनेगी वो है प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स फिर सेकेंडरी वेव्स बनती है इसके बाद, और जब धरातल पे भूकंप पहुंच जाता है तो उनको कहते हैं धरातलीय वेव्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनकी एक तो गति कैसी है, पी वेव्स की गति कैसी है, पहले सिकुड़ेगी फिर थोड़ा सा इनमें फैलाव आ जाएगा इस तरीके से, और ये समानांतर चलती है ऐसे, ठीक है? लेकिन एस वेव्स क्या है, ऐसे ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर गति है इनकी। अब आप पूछेंगे कि अब ये तो चीजें ठीक है, धरातलीय तरंगे आपको पता ही है, जब भूकंप धरातल पर हिट करता है तो वो फिर ये दोनों मिला करके, ये दोनों गति मिला करके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मात्रा में हानि पहुंचाता है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों जो तरंगे हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे बताएंगे, तो अब अपन जानते हैं इस मेन टॉपिक को, ठीक है? अब देखो, ये जो भूकंपीय तरंगे वो पूरी पृथ्वी में चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ये एक फोकस है, यहां से ये तरंगे चारों तरफ जा रही है। अब आपको कुछ यहां पे दिख रहा होगा, ये देखो, ये कोर है पृथ्वी का, है ना? अब इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ डेविएशन आपको नजर आ रहा है ना, कुछ बदलाव नजर आ रहा है कि यहां तक तो ठीक चल रही थी तरंगे, यहां पर आकर के कुछ डायरेक्शन बदल दी इन्होंने। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है पी तरंगे ठोस द्रव दोनों भागों में आराम से गुजर सकती है, लेकिन जो एस तरंगे हैं वो सिर्फ ठोस एरियाज में ही गुजरती है, यानी कि अगर लिक्विड वाला एरिया आ गया, यानी तो थोड़ा सा लिक्विड आ गया तो ठोस एरियाज के बाद में वो रुक जाती है, यानी कि वो गति नहीं करती। तो जब ये तरंगे पृथ्वी के अंदर से गुजरेंगी और अपन जब सीस्मोग्राफ से देखेंगे कि ये कहां कहां से गुजरी है और अपने को डेविएशन नजर आएगा, तो अपन को ये पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो निरंतर नहीं है, यानी कि पृथ्वी अपने आंतरिक भाग से एक जैसी तो नहीं है चीजें। ये आपको देख पा रहे होंगे, ये है एस तरंग है ना, इसका शेडो जोन, यानी कि इस एरिया से तरंग एस है ना वो नहीं गुजरती। मतलब क्या है कि या तो मेंटल या कोर, इनमें से कहीं पर तो तरल पदार्थ टाइप का कुछ है ना, ठोस नहीं है वो एरिया। तो आपको पता है जो आउटर कोर है वहां पे प्रेशर थोड़ा कम है ना, उसकी वजह से वो जो इनर कोर है उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, चिपचिपा सा रहता है। तो अगर लिक्विड फॉर्म में है वो पार्ट, तो ऑब्वियसली आपको पता है एस तरंग से वहां से नहीं गुजरेगी। तो ये जो एंगल है 103 एनसीईआरटी बताता है, कुछ बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स है वो 105 डिग्री भी बताते हैं कि 105 से लेकर के 105 डिग्री तक एस तरंगे नहीं गुजरती, यानी कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो एरिया है 103 से लेकर के या फिर 105 से 145 डिग्री तक का, 105 डिग्री से 145 डिग्री, अब इसमें दोनों जो पी तरंगे और एस तरंगे दोनों है, उनका दोनों का शेडो जोन है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जब डेविएशन हो रहा है कोर में, क्यों, घनत्व अगर चेंज हो गया तो भी डेविएशन होगा, चाहे वो पी तरंग हो चाहे एस तरंग हो। तो यहां पर जैसे ही मेंटल से अपन कोर एरियाज में घुसेंगे, ये तरंगे जब उसमें एंटर करती है तो उनका जो घनत्व है वो बदल जाता है एकदम से, तो वो फिर डेविएट करती है अपनी अपनी जो सीधी डायरेक्शन है उसकी वजह से। तो यहां पर पी तरंग का भी छाया क्षेत्र बनता है उसी डेविएशन की वजह से। समझ गए आप? अब पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसे पता चली? भूकंप तरंगों से। क्यों? क्योंकि वो जब पी और एस तरंगों की जो अपनी जो फीचर है उसका कि वो ठोस में किस तरीके से गति करेगी और तरल भागों में कैसे गति करेगी, तो उनके माध्यम से अपन ने कुछ जो परतें थी उनको विकसित कर लिया। जैसे
जैसे अपन देखते हैं भूपर्पटी, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग है, क्षण भंगुर है, टूट जाती है चीजें, आपको पता है मिट्टी है वो टूट भी जाती है, ऊपर वाला जो सरफेस है वो आसानी से टूट जाता है, अपन ऐसे करेंगे तो पैर से करेंगे तो भी पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है वो टूट जाएगा नॉर्मली, है ना, भूपर्पटी। अब ये क्या है, 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। अब ये भी अलग अलग है, जैसे देखो महासागरीय जो भूपर्पटी है वो है 5 किलोमीटर, और महाद्वीपीय अराउंड 20 किलोमीटर। ऐसा क्यों? कि महाद्वीप ऊंचाइयों में ज्यादा है, तो उनको स्थिर रहने के लिए अपने ठीक ठाक भाग को पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी रखना पड़ेगा, तभी जाके वो बैलेंस हो पाएगा। और जो बेसाल्ट से निर्मित होती है, जो महासागरीय प्लेट्स है, महासागरीय जो भाग है वो बेसाल्ट से निर्मित होता है ना। और महाद्वीपीय जो भाग है ऊंचाई ज्यादा है ना, घनत्व भी ज्यादा है, तो इस वजह से वो थोड़ा ज्यादा सिंक किया हुआ, ठीक है। यही कारण है कि इन दोनों में ये फर्क है कि भाई एक 5 किलोमीटर तक है, एक 20 किलोमीटर तक है। अब दुर्बलता मंडल क्या है, ये वाला भाग। दुर्बलता मंडल वो एरिया है जहां पर आपको ज्वालामुखी उत्पन्न होते हुए दिखेंगे, यानी कि ये सेमी लिक्विड टाइप का है, यहीं से सारे ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, है ना। ये देखो, अब यहां के बाद होता है मेंटल स्टार्ट। भूपर्पटी के जस्ट नीचे वाली जो परत है वो मेंटल है। मेंटल में भी दो भाग है, ऊपरी मेंटल और बाहरी जो आंतरिक मेंटल है वो। बाहरी बाहरी मेंटल यानी कि जो बाहर वाली मेंटल है वो, और जो भूपर्पटी है, इन दोनों को मिला करके बनता है स्थल मंडल। यानी देखो यहां पर भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल जो सबसे ठोस मेंटल है वो मिला करके बनता है स्थल मंडल। क्रोड है वो भी दो भागों में, आपको डिस्टेंस दिख ही रहा होगा। जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में, क्यों? एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो आंतरिक भाग है वहां पर कुछ भारी जो मिनरल्स है, तो भारी मिनरल्स है जैसे नीफे कहते हैं उसको, निकिल और फेरस, निकिल और लोहा। तो जब ये भारी तत्व, तो इनका घनत्व ज्यादा है तो ऑब्वियसली ठोस अवस्था में रहेंगे। जो बाहरी कोर है, बाहरी कोर थोड़ा सा कम दबाव है, लिक्विड फॉर्म, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हल्का सा कंपैरेटिवली थोड़ा तरल रूप में रहता है, ठीक है। ये देख लिया अपन ने, जो सारी परतें हैं उनकी कुछ फीचर्स को देख लिया। आप एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर सकते हैं, मैं पीडीएफ मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर कुछ मैं चीजें फैक्चुअली अगर कुछ चीज गलत बता रहा हूं तो आप मतलब उसको आप ठीक कर सकते हैं ना, क्योंकि हो जाता है अगर आप लगातार बहुत सारी चीजें बता रहे हैं तो कुछ फैक्चुअली गलती हो सकती है। लेकिन आप एक बार उनको पीडीएफ जो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा उससे आप एक बार इनको सारी चीजों को पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल आ भी जाते हैं बहुत बार, ठीक है। जान लिया अपन ने, सारी परतों के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि इनके बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी बनी रहती है, अशांतता कहते हैं जिसको, आपको पता है, मोह अशांतता मेंटल और भूपर्पटी के बीच में, ठीक है। गुटेनबर्ग और लेहमन ये तीन है, मोह, गुटेनबर्ग और लेहमन, ये तीन है। मोह किस किस के बीच में? भूपर्पटी और मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग मेंटल वो भी ऊपरी, मेंटल आंतरिक। और लेमन मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार आप देख लेना इनको। वैसे आप एक बार एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये सारी चीजें मेंशन है, इनको नोट्स के रूप में आप उतार देना, ठीक है। अब लास्ट में अपन देखेंगे कि हाँ ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ही ली है। भूकंप वाले एरियाज को अपन ने डिस्कस कर लिया, क्या कैसे पी तरंगे एस तरंगे जब मूव करती है तो किस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती है, किस तरीके से डेविएशन होता है ना, किस तरीके से अपन जान पाते हैं कि पृथ्वी आंतरिक भाग से कैसे लिक्विड फॉर्म में है या फिर ठोस अवस्था में है। ये सारी चीजें जानी अपन ने, इन छह क्षेत्रों को देखा, पी का और एस का अलग अलग, और उसके बाद में अपनी जो थ्योरीज थी उसको वेरीफाई किया।
तो आप लोगों ने पढ़ा आज की क्लास में आंतरिक संरचना क्या थी, ठीक है। भूकंप के थ्रू आपने देख लिया, ज्वालामुखी के थ्रू देख लिया, जो उल्का पिंड होती है उनकी अप्रत्यक्ष जो सोर्सेज है उनसे जान लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आगे की क्लास में और भी डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल रूप में डिस्कस करेंगे इन्हीं सारी चीजों को, ठीक है, एक एडवांस फॉर्म में इसका। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लासेस में अपन ज्योग्राफी के कुछ और टॉपिक्स को, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर चीजें अच्छी लग रही है तो आप जरूर इनको सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सारी हेल्पफुल जानकारी उन तक भी पहुंचे। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है वागर्थ अकेडमी की, पीएसआई की, उनको भी आप एक बार गो थ्रू करना। वेबसाइट आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, जो सहायक आचार्य हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज हमारे अवेलेबल है, तो एक बार उनको भी आप देखना। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, थैंक यू।